हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस हम स्टार्ट कर रहे हैं जियोग्राफी, जो कि आने वाले बहुत सारे एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल होगा। ये जो मेन मतलब जो सिलेबस का पैटर्न हम लोग ले रहे हैं वो बीपीएससी के टीआरई 4 के लिए है, जिसमें कि चाहे वो पीआरटी हो, जूनियर हो, टीजीटी पीजीटी हो, सबके लिए ज्यादा हेल्पफुल होगा। यदि आप और अदर एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए भी ये चीजें जो है ज्यादा यूजफुल होंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक सामान्य परिचय से। भूगोल गोलाकार पृथ्वी का क्रमबद्ध अध्ययन है जो मानव के जीवन, क्रियाकलापों और सांस्कृतिक विकास का लेखा जोखा है। अब इसमें हम देखते हैं कि 276 ईसा पूर्व से लेकर के 194 ईसा पूर्व यूनानी भूगोलविद इरोटोस्थेनीज ने सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किया और उन्हें ही भूगोल का जनक कहा जाता है। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि भूगोल का जनक कौन है। तो इरेटोस्थेनीज को जो है भूगोल का जनक कहा जाता है। भूगोल जो है जियोग्राफी शब्द का हिंदी रूपांतरण है और ये जो है यूनानी यानी कि ग्रीक भाषा के जियो और ग्राफो शब्द से बना हुआ है मिलकर के। जियो का शाब्दिक अर्थ होता है पृथ्वी और ग्राफोस का अर्थ होता है वर्णन करना, अर्थात पृथ्वी के बारे में वर्णन करना या पृथ्वी का वर्णन करना ही जियोग्राफी कहलाता है। इस क्रम में हेकेटियस ने एक पुस्तक जय पीरिडियोस पृथ्वी का वर्णन जो है भौगोलिक तत्वों का क्रमबद्ध अध्ययन किया था। मतलब जो हेकेटियस थे उन्होंने एक पुस्तक लिखी जस पीरियोड्स, जो कि पृथ्वी के बारे में बताया था। इसी तरह और भी लोगों ने जो है एक क्रमबद्ध तरीके से अपनी अपनी पुस्तकें लिखी। तो अब हम लोग यहाँ से देखते हैं भूगोल में प्रथम मतलब भूगोल के बारे में कौन सबसे पहले क्या खोज करता है। तो जियोग्राफी शब्द के प्रथम प्रस्तावक कौन थे? इरेटोस्थेनीज जो थे वो भूगोल शब्द के प्रथम प्रस्तावक थे। उसके बाद भूगोल के पिता हेकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है। आधुनिक भूगोल के पिता अलेक्जेंडर बॉन हम्बोल्ट को आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। आधुनिक खगोलिकी के पिता निकोलस कॉपरनिकस को कहा जाता है। मानव भूगोल के पिता विडॉल डी ला ब्लास को जो है मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। प्रथम पृथ्वी मापनकर्ता इरेथोस्थनीज जो थे वो प्रथम उनको जो है प्रथम पृथ्वी मानक करता मापते हैं मापन करता। विश्व ग्लोब के निर्माता मार्टिन बहैम जो थे वो विश्व ग्लोब के निर्माता थे। उसके बाद मानचित्र कला के पिता टालेमी जो है थे मानचित्र कला के पिता थे। प्लेट वर्तनी सिद्धांत के प्रतिपादक हैरी हेंस थे। भारतीय मानचित्र के पिता जेम्स रेनल। अब आगे देखते हैं भौतिक भूगोल। मतलब भूगोल के भी कई पार्ट बनाए गए हैं जिनमें भौतिक भूगोल के अंतर्गत क्या क्या आते हैं। तो इसके अंतर्गत निम्न शाखाएं सम्मिलित है। कौन कौन सी? भू आकृति विज्ञान, जिसमें भूमि के आकृति का एक क्रमबद्ध विकास का अध्ययन किया जाता है। जलवायु विज्ञान, वायुमंडल, मौसम और जलवायु का अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। आगे है जल विज्ञान, जिसमें जल परिमंडल का ज्ञान होता है। मृदा भूगोल, मिट्टी के निर्माण, प्रकार तथा वितरण का ज्ञान इसके अंतर्गत होता है। मानव भूगोल के बारे में हम जानेंगे। सामाजिक एवं सांस्कृतिक भूगोल, जनसंख्या तथा आवास भूगोल, इसके अंतर्गत जनसंख्या कितनी है, कहाँ पे लोग कितने लिंग अनुपात है, कैसे लोग रहते हैं, ये सभी चीजें इसके अंतर्गत आएंगी। आर्थिक भूगोल, जिसमें कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन और परिवहन के बारे में बताया जाएगा। आगे है ऐतिहासिक भूगोल, इसमें ऐतिहासिक प्रक्रियाओं और घटनाओं के बारे में बताया जाएगा। राजनीतिक भूगोल, राजनीतिक घटनाओं, संस्थाओं और व्यवहार का ज्ञान जो है इसमें किया जाएगा। उसके बाद है जीव भूगोल, इसके अंतर्गत निम्नलिखित शाखाएं आती हैं। जीव भूगोल में जो है जीव भूगोल आएगा जिसमें पशुओं के निवास एवं भौगोलिक विशेषताओं का जो है ज्ञान किया जाएगा। उसके बाद वनस्पति भूगोल, इसके अंतर्गत प्राकृतिक वनस्पतियों का अध्ययन किया जाएगा। पारिस्थितिकी विज्ञान, प्रजातियों के निवास तथा स्थिति तथा क्षेत्र का भूगोल ही जो है पारिस्थितिक विज्ञान के अंतर्गत आएगा। भूगोल की परिभाषा, तो अलग अलग साइंटिस्टों ने भूगोल की अलग अलग परिभाषाएं दी हैं। तो आइए इनको देखते हैं। भूगोल एक ऐसा
स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व आकाशीय पिंडों, स्थल, महासागरों, जीव जंतुओं, वनस्पति, फलों तथा भूधरा के क्षेत्र में देखे जाने वाले प्रत्येक अन्य वस्तुओं का ज्ञान कराना है। ये बात स्ट्रैबो ने बताई थी, या ऐसा उन्होंने जो है परिभाषा दिया था भूगोल का। भूगोल पृथ्वी की झलक को स्वर्ग में देखने वाला आभामय विज्ञान है। इसको कहा कैलिडिमियस ने, या जो कि टॉलमी के शिष्य थे। आगे है, भूगोल वह विज्ञान है जिसमें पृथ्वी को स्वतंत्र ग्रह के रूप में मान्यता देते हुए उसके समस्त लक्षणों अथवा घटनाओं एवं उसके अंतः संबंध का अध्ययन किया जाता है। ये बात कार्ल रिटर ने बताई थी। आगे है, भूगोल में पृथ्वी के उस भाग का अध्ययन किया जाता है जो मानव के रहने का स्थान है। ये ऑथर होम्स ने दिया था। अब हम पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं ब्रह्मांड के बारे में जानना। आकाश गंगा के अनंत समूह का सम्मिलित रूप ही ब्रह्मांड है। ब्रह्मांड में अनुमानित 100 अरब गैलेक्सी हैं। प्रत्येक गैलेक्सी में अनुमानित 100 अरब तारे हैं। मतलब आकाश गंगा क्या है, बहुत सारे अनंत समूहों का एक स्वरूप मिला करके ही आकाश गंगा बनता है, जिसमें कि 100 अरब गैलेक्सी और 100 अरब जो है तारे भी हैं। हमारी गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है, और जिस गैलेक्सी में हमारा सौरमंडल स्थित है उसका नाम मंदाकिनी या आकाशगंगा या दूध में लिखा मिल्की वे भी इसको कहते हैं। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित कुछ सिद्धांत हैं। पहला जो है वो है महाविस्फोटक सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी, जिसको कि एब जॉर्ज लैमेटेयर ने दिया था। दूसरा है साम्य अवस्था या सत दृष्टि सिद्धांत या स्थिर अवस्था संकल्पना, इसको थॉमस गोल्ड एंड एवं हरमन बॉडी ने दिया था। दोलन का सिद्धांत है जिसको डॉक्टर एलन संडेजा ने दिया था। चौथा स्थिति सिद्धांत, इसको अलेनेथ गुथ ने दिया था। इन सभी सिद्धांतों में सबसे ज्यादा जो मान्यता जिसको दी जाती है वो जो है बिग बैंग थ्योरी का सिद्धांत है, महाविस्फोटक का सिद्धांत है, जिसको 1920 में एडविन वेल्सन ने प्रमाणित कर दिया कि ब्रह्मांड का विस्तार जो है कंटिन्यू अभी भी हो रहा है। बिग बैंग सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड का विस्तार निम्न अवस्थाओं में हुआ। किन किन अवस्थाओं में हुआ? पहला तो प्रारंभ से ब्रह्मांड को जन्म देने वाले पदार्थ लघु गोलक थे। एक स्थान पर स्थित इन परमाणुओं का आयतन सूक्ष्म और तापमान और घनत्व अनंत था। मतलब एक छोटा सा, मतलब एक सूक्ष्म गोला होता है, छोटा गोला होता है जिसका तापमान और आयतन जो होता है, घनत्व सब अनंत होता है। इस अवस्था में छोटे गोलकों में भीषण विस्फोट हुआ जिससे ये विस्तारित हो गए। यह घटना आज से 13.7 वर्ष पहले हुई है, जिसके अंतर्गत अल्पतम समय में ही ब्रह्मांड का वृहद विस्तार हो गया। बिग बैंग होने के 3 मिनट के अंतराल में ही परमाणु बन गए। मतलब इस जो बिग बैंग थ्योरी है इसके अकॉर्डिंग की जो ब्रह्मांड होता है वहां पे एक बहुत बड़ा पिंड होता है। उस पिंड में क्या होता है कि पिंड होने के कारण उसमें धीरे 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 कुछ टाइम तक जो है नॉर्मली रहता है, लेकिन फिर वो जब विस्फोट करता है तो उसके कुछ टाइम के बाद उसमें परमाणु बन जाते हैं। धीरे धीरे इसी तरह से ग्रहों उपग्रहों का निर्माण होता है उसके छोटे छोटे टुकड़ों से। इस तरह ये बिग बैंग थ्योरी का जो है सिद्धांत है। 3 लाख वर्षों की अवधि में बिग बैंग का तापमान 4500 केल्विन तक नीचे चला गया, जिससे परमाणु पदार्थ का जन्म हो गया। ब्रह्मांड पारदर्शी ही नहीं वरन आकाशगंगाओं के बीच की दूरी भी बढ़ गई। प्रसिद्ध विद्वान हायरल ने इससे स्थिर अवस्था संकल्पना का नाम दिया। इस संकल्पना के कारण विद्वान ब्रह्मांड विस्तार सिद्धांत की सत्यता को स्वीकार कर लेंगे। आकाश गंगा का आकार जो है सर्पिलाकार है। ब्रह्मांड अनंत गैलेक्सियों का सम्मिलित रूप है। प्रत्येक गैलेक्सी में औसतन 1 लाख मिलियन तारे हैं, जिनका निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन एवं हीलियम की संघटक निहारिकाओं से होता है। ये संघटक निहारिकाओं से इसका क्या होता है, निर्माण होता है।
आगे है, ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने के लिए 30 मार्च 2010 को यूरोपियन सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च ने जेनेवा में पृथ्वी की सतह से 50 से 175 मीटर नीचे 27.36 किमी लंबी सुरंग में जॉर्ज हेड्रेन कालाइजर नामक महाप्रयोग सफलतापूर्वक किया। ब्रह्मांड का जो व्यास है वो लगभग 10 के पावर 8 प्रकाश वर्ष है। एक तारा वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है, उसमें उसकी बाहरी सतह फैलती है, वह ठंडा होता है और उसकी चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को रक्त दानव, रेड जेंट या छोटा तारा या सुपर रक्त दानव, रेड सुपर जेंट बड़ा तारा कहते हैं। मतलब जब कोई तारा खत्म होने की अवस्था में आता है तो क्या होता है, उसकी जो बाहरी सतह होती है वो फैलने लगती है, ठंडा होने लगता है और उसकी चमक कम हो जाती है। इस स्थिति को रेड जेंट या रक्त दानव के नाम से या सुपर रेड जेंट के नाम से जानते हैं। अंतरिक्ष की मापन इकाइयां, कुछ इकाइयां जो है अंतरिक्ष में मापने के लिए प्रयोग की जाती है, इनको जान लेते हैं। एक प्रकाश वर्ष बराबर 5.8 गुणे 10 के पावर 6 मील होता है। अंतरिक्ष इकाई बराबर सूर्य पृथ्वी के बीच की औसतन दूरी। एक अंतरिक्ष इकाई बराबर 1.49 गुणे 10 के पावर 8 किमी। पार्सेक भी दूरी को मापते हैं। एक पार्सेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष। सूर्य की पृथ्वी से दूरी 14.96 किलोमीटर है। प्रोक्सिमा सेंचुरी की पृथ्वी से दूरी 4.3 प्रकाश वर्ष है। अब बात करेंगे हम अपनी मंदाकिनी, दूध मेलका या आकाशगंगा के बारे में। तारों का ऐसा समूह जो धुआं सा दिखाई पड़ता है तथा जो तारा निर्माण प्रक्रिया की शुरुआत में गैसपूज होती है, मंदाकिनी गैलेक्सी कहलाती है। हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है जिसे दूध मेलका या आकाशगंगा मिल्की वे कहते हैं। ब्लैक होल का उच्च गुरुत्वाकर्षण तारे के संपूर्ण अवशेष को अपने अंदर समा लेता है। ब्लैक होल क्या होता है? ब्लैक होल भी एक बहुत बड़ा पिंड होता है जिसका गुरुत्वाकर्षण बहुत ज्यादा होता है। इतना ज्यादा होता है कि ब्लैक होल धीरे 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 अपने ही आप को जो है खत्म कर लेता है। मतलब अपने ही आप को अपने ही अंदर खींचते चला जाता है। इस तरह से उसका कुछ समय के बाद अस्तित्व धीरे धीरे बहुत कम हो जाता है। आगे है, यहाँ तक कि इसके पास से गुजरने वाली कोई भी वस्तु इसके गुरुत्वाकर्षण से नहीं बच पाती, इतना शक्तिशाली होता है ब्लैक होल। ब्लैक होल छोटा होते होते अंत में केवल एक बिंदु के रूप में शेष रह जाता है। ब्लैक होल संबंधी सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन डॉक्टर एस चंद्रशेखर ने किया था। क्वासर एक चमकीला खगोलीय पिंड है जो अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित करता है। आकाश में देखने वाले कुछ लगभग बराबर चमकीले तारों का ऐसा समूह जो हमें एक निश्चित आकृति व्यवस्थित प्रतीत होती तारामंडल या नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र मतलब तारों का समूह जो कि हमें एक आकृति दिखाता है, इसे ही हम क्या कहेंगे? नक्षत्र कहेंगे। जैसे कि सप्तऋषि तारामंडल, ये भी क्या है? एक तरह का नक्षत्र है। सप्तऋषि तारामंडल ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है। ध्रुव तारा उत्तर की दिशा में चमकता है। ओरियल नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। अब ये चीज यहाँ पे इम्पोर्टेंट है कि ओरियल नेबुला जो है हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का एक समूह है। उसके आगे है प्रोक्सिमा सेंटोरी, सूर्य का निकटतम तारा है। सूर्य का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटोरी है। ब्रह्मांड में आकाशगंगाओं की कुल संख्या लगभग 10,000 मिलियन 10 के पावर 10 है। हमारी आकाशगंगा दूध मेलका के निकट दो आकाशगंगाएं हैं। कौन कौन सी? बृहद मैगोलोनिक मेघ और दूसरा लघु मैगलोनिक मेघ। नवीनतम ज्ञात मंदाकिनी का नाम ड्वार्फ मंदाकिनी है। क्वासर आकार में आकाशगंगा से छोटे होते हैं पर आकाशगंगा से अधिक ऊर्जा उत्सर्जन करते हैं। पृथ्वी के चारों ओर 27 ज्ञात तारा समूह है जो कि रात्रि को आकाश में दिखाई पड़ते हैं। तारा समूह यही नक्षत्र। एक
यह एक ऐसे क्षेत्र विशेष है जहाँ तारों का जन्म होता है। निहारिका, अब हम निहारिका के बारे में पढ़ेंगे। ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ की तारों का जन्म होता है। निहारिका का निर्माण धूल और गैस से होता है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन, हीलियम तथा प्लाज्मा गैसें होती है। निहारिका के प्रकार: उत्सर्जन निहारिका, परावर्तन निहारिका, श्याम निहारिका और ग्रही निहारिका। ये हमारी 4 प्रकार की निहारिकाएं होती हैं। उत्सर्जन निहारिकाएं क्या है? यह सबसे सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं। ये बन रहे तारों से प्रकाशित होती हैं, जैसे चील, झील निहारिका। परावर्तन निहारिकाएं ये तारों के प्रकाश को परावर्तित करती हैं। ये तारे या तो निहारिका के अंदर होते हैं या पास में होते हैं। अब बात करेंगे श्याम निहारिकाएं। ये अपने पीछे से आने वाले प्रकाश को एक दीवार की तरह रोक देती हैं। यही कारण है कि हम अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक नहीं देख सकते। ग्रहीन श्याम निहारिकाएं मतलब वही जो कि प्रकाश को जो है एक तरफ रोक देती है, जैसे कि दीवार रोकती है। तो इसी कारण हम क्या कर पाते हैं, अपनी आकाशगंगा में बहुत दूर तक देख नहीं पाते हैं, क्योंकि जो प्रकाश है वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाता है। आगे है ग्रहीय निहारिकाएं। इनका निर्माण उस वक्त होता है जब एक सामान्य तारा एक लाल दानव तारे में बदलकर अपने बाहरी तहों को उत्सर्जित कर देती है। इसी वजह से इनका आकार गोल होता है। ओरियल नेबुला हमारी आकाशगंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। आधुनिक समय में 89 तारामंडलों की जानकारी उपलब्ध है। हाइड्रा सबसे बड़ा तारामंडल है। सेंटोरस एवं जेमिनी भी तारामंडल के उदाहरण है। सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा तारामंडल है? हाइड्रा तारामंडल सबसे बड़ा तारामंडल है। अब पृथ्वी और सौरिक संबंध, मतलब पृथ्वी और सूर्य से संबंधित कुछ चीजें हैं जिसको हम लोग देख लेते हैं। दिन व रात का निर्माण पृथ्वी की घूर्ण गति के कारण होता है। घूर्ण गति को परिभ्रमण भी कहते हैं। ऋतुओं में परिवर्तन परिभ्रमण के कारण होता है। पृथ्वी के सूर्य के पास होने की स्थिति को उपसौर, और यह 3 जनवरी को होता है। पृथ्वी, जैसे इसको हम समझ लेते हैं, ये हमारी पृथ्वी है और पहले ये हमारा सूर्य हो गया और ये हो गई हमारी हरी भरी पृथ्वी। तो जब ये पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक जो है इसको दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में लगाती है इस तरह से। तो एक साइड में ये जो सूर्य होता है वो बिल्कुल मध्य में न होकर के साइड में होता है, यहाँ पे इस तरह से, यहाँ साइड में ये सूर्य हो गया। तो अब इसमें कि जब पृथ्वी सूर्य के पास स्थित होती है, मतलब ये जो पृथ्वी है ये यहाँ पे रहती है, सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी बहुत कम होती है, तो उसे उपसौर कहते हैं। और जब पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी अधिक होती है तो ये अपसौर होता है। अपसौर, अपसौर और ये उपसौर। तो उपसौर का समय कब होता है? 3 जनवरी को उपसौर होता है। और जो है ये तो उपसौर हो गया, और 4 जुलाई को अपसौर होता है। मतलब 4 जुलाई को पृथ्वी सूर्य से सबसे ज्यादा दूरी पर होती है। 2 अक्षांश रेखाओं की मध्य की दूरी 111 किलोमीटर होती है। अक्षांश समांतराओं की संख्या 179 होती है। 23 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा 23 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहते हैं। 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक वृत्त, 66 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश को अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा पर स्थित देश, अभी तो कर्क रेखा किसको कहते हैं? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा, और 66 सही 1/2 उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक, और 66 सही 1/2 दक्षिणी अक्षांश को जो है अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। कर्क रेखा पे कौन कौन से देश बसे हैं, ये इससे क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में, तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इसको मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट।
ताइवान, चीन, म्यांमार, भारत, बांग्लादेश, ओमान, सऊदी अरब, मिस्र, संयुक्त अरब अमीरात, लीबिया, नाइजीरिया, अल्जीरिया, माली, पश्चिमी सहारा, बहामास, मैक्सिको, ये सभी किस पे आते हैं, किस रेखा पे? तो ये सभी कर्क रेखा पे आते हैं। आगे है मकर रेखा पर स्थित देश, चिली, अर्जेंटीना, पैराग्वे, ब्राजील, नामीबिया, बोत्सवाना, मोजाम्बिक, दक्षिणी अफ्रीका, मेडागास्कर और ऑस्ट्रेलिया, ये सभी मकर रेखा पे आने वाले हैं। और विषुवत रेखा पर स्थित देश कौन कौन से हैं? इक्वाडोर है, कोलंबिया है, और उसके बाद ब्राजील है, कांगो लोकतांत्रिक कांगो गणराज्य है, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, ये सभी किस रेखा पे स्थित है? तो विषुवत रेखा पे है। दो देशांतरों के बीच की दूरी विषुवत रेखा पर 11.32 किमी होती है। विषुवत रेखा यानी जो बीच की रेखा होती है। अभी हम इसको देखेंगे। 1 डिग्री देशांतर रेखा को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का अंतराल लगता है। गौरे गौरे किसे कहते हैं? दो देशांतरों के मध्य की दूरी को क्या कहते हैं? गौरे कहते हैं। 0 अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर एक दूसरे को अटलांटिक महासागर में काटती हैं। कर्क संक्रांति कब होती है? तो 21 जून को कर्क संक्रांति। मकर संक्रांति 22 दिसंबर को होती है। दिन और रात विषुवत में बराबर होते हैं। कब कब बराबर होते हैं? शरद ऋतु में 23 सितंबर को बराबर होते हैं और बसंत ऋतु में 21 मार्च को। ये दोनों डेट इंपॉर्टेंट है कि विषुवत दिन और रात विषुवत में बराबर होते हैं। कब होते हैं? शरद ऋतु में जो है 23 सितंबर को, बसंत ऋतु में बसंत विषुवत में जो 21 मार्च को। दिन और रात का बड़ा होना किस कारण होता है? पृथ्वी का अपने अक्ष पे झुके होने के कारण, मतलब पृथ्वी अपने अक्ष पे जो झुकी रहती है उसी कारण दिन और रात क्या होते हैं? बड़े और छोटे होते हैं। अब यहाँ से हम जानेंगे कि अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो सबसे पहले अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं? तो ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं। चलो यहीं पे हम देखते हैं अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं। तो ये एक हमारी हो गई पृथ्वी, और अब पृथ्वी पे हम अक्षांश रेखाएं देखेंगे। तो पृथ्वी पे इस तरह से पश्चिम से, ये पश्चिम से इस तरह से पूर्व की तरफ ये रेखाएं जो होती हैं, ये सभी रेखाएं कौन सी रेखाएं कहलाती हैं? अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। और इन्हीं रेखाओं का जो है अलग अलग नाम भी होता है। जैसे हमने अभी विषुवत रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा पढ़ा ना, तो जो एकदम मतलब पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांट देती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में। पृथ्वी को बराबर भागों में उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में बांटती है, उसी को हम क्या कहते हैं? विषुवत रेखा कहते हैं। जैसे कि ये हो गई हमारी पृथ्वी। अब इसमें हम पहले बना लेते हैं जो है विषुवत रेखा। ये विषुवत रेखा जो होती है 0 डिग्री की होती है। इसके बाद 23.5 डिग्री, और ये ऊपर वाला जो ये गोलार्ध होता है इसको उत्तरी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं, गोलार्ध। और ये जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसको दक्षिणी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध इसको बोलते हैं। अब उत्तरी गोलार्ध में कौन सी रेखा होती है? कर्क रेखा ये हो जाती है। और ये रेखा जो होती है 23.5 डिग्री की होती है। इसको 23.5 डिग्री उत्तरी मतलब अक्षांश रेखा बोलते हैं। और उसी तरह 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा होती है जो कि दक्षिण ध्रुव में होती है। ये भी 23.5 डिग्री होती है। इसको बोलते हैं मकर रेखा, मकर रेखा। और इसको बोलते हैं, इस वाली रेखा को, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। ठीक। अब आगे 66.5 डिग्री का जो आता है, ये वाली जो रेखा होती है, मतलब रेखाएं तो ऐसे होती हैं 23, 24, 25 लगातार होती जाती हैं, लेकिन मेन मेन जो जिनका नाम अलग अलग होता है हम उनको जान लेते हैं।
तो यहाँ पे ये हमारी हो जाएगी 66.5 डिग्री की रेखा। इसको बोलते हैं तो यहाँ पे 66.5 डिग्री जो उत्तरी ध्रुव में होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आर्कटिक वृत्त बोलते हैं। और जो दक्षिणी ध्रुव में यानी ये नीचे वाला जो 66.5 डिग्री की रेखा होती है इसको अंटार्कटिक वृत्त बोलते हैं। कितनी रेखाएं, अक्षांश रेखाएं जो होती हैं कितनी होती हैं, तो टोटल जो है अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं। ये जो एक थोड़ा कलर चेंज कर दे, ये जो 0 डिग्री की है इसको हम विषुवत रेखा भी बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसी विषुवत रेखा के जो है समानांतर सभी वृत्त मतलब सभी अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं जो कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक होती हैं। ये रेखाएं पृथ्वी पे मतलब खींची नहीं रहती हैं, ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं, ऐसा माना जाता है, कल्पना इन रेखाओं की जाती है। इनकी जो संख्या होती है 181। 181 कैसे होती है, तो 90 जो है उत्तरी ध्रुव में होती हैं और 90 दक्षिणी ध्रुव में होती है। और ये जो एक है, एक ये 0 डिग्री वाली, लेकिन ये सभी अक्षांश रेखाएं होती हैं। जब कभी ये सवाल आए कि अक्षांश अक्षांश समांतर रेखाएं कितनी हैं, तो ये जो है 179 हो जाएगा। क्यों क्यों 179 हो जाएगा, क्योंकि ये जब लास्ट का जो मतलब जो लास्ट में यहाँ 66.5 हो गया, तो लास्ट का जो 90 डिग्री का होता है वो यहाँ पे एक बिंदु मतलब ध्रुव पे आकर के एक बिंदु के समान हो जाता है। तो इस कारण इसको जो है समानांतर नहीं मानते हैं। तो ये दोनों जब दोनों बिंदु से में हो जाते हैं तो इनको हम जो है माइनस कर देंगे, तो हमारे 179 हो जाएंगे। अब आगे देख लेते, ये तो हो गई हमारी अक्षांश रेखाएं जो कि मतलब पृथ्वी को एकदम बीच से होकर गुजरने वाली जो अक्षांश रेखा होती है वो 0 डिग्री की होती है। अब देशांतर रेखा की बात कर लें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये सभी जो है देशांतर रेखाएं हैं। देशांतर रेखाएं क्या करती है, उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाने का कार्य करती है। ये भी यहाँ पे 0 डिग्री से स्टार्ट होती है। पहली जो होती है 0 डिग्री से होती है, इनकी कुल संख्या जो होती है 360 होती है। इसी तरह से ये देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं जो कि टोटल मिलाकर के 360 होती है। और जो ये 0 डिग्री की रेखा होती है इसको ग्रीनविच मध्यम माहर रेखा मतलब इसी को मेन रेखा मानते हैं। इसी रेखा के अकॉर्डिंग सबका टाइम जो है टाइम जोन बांटा जाता है। अब आगे है मकर संक्रांति। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के लंबवत होता है, तो इसे मकर संक्रांति कहते हैं। इस दिन दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है मकर संक्रांति। ये जो मकर रेखा है यहाँ पे 22.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश की जो रेखा होती है, जब ये चूंकि पृथ्वी हमारी 23.5 डिग्री अपने अंश पे झुकी हुई रहती है, तो हमारी पृथ्वी जो है अपने अंश पे झुकी हुई रहती है, जिस कारण क्या होता है सूर्य का प्रकाश तिरछे पड़ता है। तो जब सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य का प्रकाश सीधे सेकेंड ये हो गया हमारा, यहाँ से सूर्य का प्रकाश जब इस रेखा पे यानी मकर रेखा पे जब पड़ता है तो दक्षिणी ध्रुव में कौन सी संक्रांति मनाई जाती है, मकर संक्रांति, जो कि कब होती है, तो 22 दिसंबर को होती है। 22 दिसंबर को मकर संक्रांति मनाई जाती है। आगे है इस दिन, और सबसे बड़ा दिन भी जो होता है 22 दिसंबर को होता है। तो 21 मार्च और 22 दिसंबर को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात क्या होते हैं, बराबर होते हैं। भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा पर भूमध्य रेखा इक्वेटर के उत्तर या दक्षिण में एक याग्योत्तर पर किसी भी बिंदु को पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी अक्षांश कहलाती है। इन अक्षांशों को मिनट व सेकंडों में दर्शाया जाता है। भूमध्य रेखा 0 डिग्री का अक्षांश प्रदर्शित करती है। यह पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटता है। भूमध्य रेखा यानी यही, ये जो 0 डिग्री वाली हमारी जो रेखा है इसी को भूमध्य रेखा कहा गया है। इस रेखा को भूमध्य रेखा कहा गया है। ये जो 0 डिग्री की है ये कौन सी रेखा है, भूमध्य रेखा है।
आगे इक्वेटर इसी को बोलते हैं। आगे है, इस अंश को मिनट सेकंडों में मापते हैं। भूमध्य रेखा का अक्षांश प्रदर्शित करती है। यह पृथ्वी को दो बराबर भागों में बांटती है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, इस तरह से बांट देती है। विषुवत रेखा को जीरो अक्षांश से प्रदर्शित किया जाता है। विषुवत रेखा के उत्तर में समांतर रेखाएं जीरो से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ यानी उत्तरी अक्षांश होती है, तथा दक्षिण में जीरो से लेकर के 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश कहलाती है। इस तरह से अक्षांश जो होती है 90 डिग्री तक दक्षिण नॉर्थ में होती है और 90 डिग्री तक साउथ में होती है, तथा विषुवत रेखा जो होती है ये 0 डिग्री की होती है। जैसा कि मैंने यहाँ पे बताया कि ये हमारी विषुवत रेखा हो गई 0 डिग्री की, और इधर जो होगा पूरा इस गोलार्ध में 90 डिग्री तक रहेगा, और इसी तरह दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री तक रहेगा। अब है अक्षांश रेखाएं 179 है, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में 90 डिग्री नॉर्थ तथा दक्षिणी गोलार्ध में 90 डिग्री साउथ पर बिंदु रेखा नहीं है, बिंदु हो जाता है। जैसे मैंने बताया ना कि ध्रुवों पे क्या हो जाता है, 90 डिग्री वाला एक बिंदु के समान हो जाता है, इसलिए इसको रेखा नहीं मानते हैं। जैसे जैसे विषुवत रेखा ध्रुवों के करीब जाती है तो अक्षांशों का वृत्त का आकार घटता चला जाता है। दो अक्षांशों के बीच के स्थल को कटिबंध कहा जाता है। अभी यहाँ से देख लेते हैं कटिबंध कैसे। तो ये जो बीच का एरिया है, ये वाला और ये इतना पूरा एरिया क्या कहलाएगा, कटिबंध। ये एरिया क्या कहलाएगा, ये भी एक कटिबंध है, ये भी एक कटिबंध। इस तरह से ये जो बीच का एरिया होता है क्या कहलाता है, कटिबंध। तो अलग अलग कटिबंधों का अलग अलग नाम होता है, हम इसको आगे देख लेंगे। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, अगर कटिबंध की बात करें तो ये हमारी हो गई विषुवत रेखा। तो ये विषुवत रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो क्षेत्र है उसको उष्ण कटिबंध कहते हैं। और उसी तरह विषुवत रेखा और दक्षिणी गोलार्ध में जो मकर रेखा है उनके बीच के क्षेत्र को क्या कहेंगे, उष्ण कटिबंध। मतलब कि विषुवत रेखा के आसपास का जो 23.5 डिग्री नॉर्थ साइड में और 23.5 डिग्री साउथ साइड में जो एरिया आएगा उसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। उसके बाद मतलब 23.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 66.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ से लेकर के 23.5 डिग्री साउथ तक के बीच का जो ये एरिया होगा वो उत्तरी शीतोष्ण कटिबंध जो है उत्तरी गोलार्ध में, और दक्षिणी शीतोष्ण कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में होगा। उसके बाद 66.5 डिग्री नॉर्थ से लेकर के 90 डिग्री नॉर्थ के बीच का एरिया जो होगा उत्तरी शीत कटिबंध होगा। उसी तरह जो है 66.5 डिग्री साउथ से लेकर के 90 डिग्री साउथ का एरिया जो होगा वो दक्षिणी शीत कटिबंध होगा। तो इस तरह से कुल कितने कटिबंध होते हैं, तो कुल अगर हम इस तरह से गिने तो कुल जो है टोटल 6 कटिबंध होते हैं। 3 उत्तरी ध्रुव में और 3 दक्षिणी ध्रुव में होते हैं। आगे देखते हैं। यहाँ तक तो मैं जैसे हाँ ध्रुव से घटता जाता है। दो अक्षांशों के बीच के स्थल को कटिबंध कहा जाता है, और इनके बीच की जो औसतन दूरी होती है 111 होती है। ये जो अक्षांश रेखाएं हैं, ये यहाँ से यहाँ तक इन दोनों के बीच की जो दूरी होगी लगभग कितनी, 111 किलोमीटर होगी। वहीं पे विषुवत रेखा पर दूरी 110.5 है, जबकि ध्रुवों पर 111.5 है, क्योंकि पृथ्वी पूर्णतः गोलाकार न होकर गोलाभ जियोड आकृति की होती है। मतलब ये जो दूरी होती है ये विषुवत रेखा पर 110 ही होती है, 110.5 होती है, और यही जब ये गोलार्ध जो है ध्रुवों पे आ जाती है तो ये 111.7 हो जाती है। क्यों ऐसी होती है, क्योंकि पृथ्वी की आकृति गोल न होकर के गुलाब जियोड आकृति होती है, इस वजह से हो जाती है। एक सेकेंड अक्षांश की कोणीय दूरी 31 मीटर तथा 0 डिग्री अक्षांश को वृहद वृत्त कहा जाता है। सूर्य 8 डिग्री अक्षांश की यात्रा एक माह में पूर्ण करता है। एक कोण 60 डिग्री 60 मिनट, एक मिनट में 60 सेकेंड। अच्छा ये बता रहा है कि एक कोण मतलब एक कोण जो है 60 मिनट में पूरा बनेगा, यानी एक मिनट में बराबर कितने सेकेंड हो जाएंगे, एक मिनट कोण बराबर 60 सेकेंड लगेंगे। भारत का अक्षांशीय विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, तो भारत का अक्षांशीय विस्तार 29 डिग्री 2 मिनट है, जो कि 29 डिग्री 2 मिनट अक्षांश में है। अब सह अक्षांश देख लेते हैं। किसी अक्षांश का 90 डिग्री से अंत उसका सह अक्षांश होता है।
30 डिग्री का सह अक्षांश 90 माइनस 30 यानी 60 डिग्री हो जाएगा। इसमें उत्तर व दक्षिण नहीं लिखते हैं। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट। एक डिग्री में 60 मिनट का कोण बनता है। 60 डिग्री मिनट का कोण बनता है। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड का कोण, अर्थात 1 डिग्री में 3600 सेकेंड के कोण होते हैं। एक सेकेंड अक्षांश की कोणीय दूरी पृथ्वी के अंतराल की 31 मीटर होती है। ये सभी दूरी वगैरह दी गई है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे यहाँ पे हमने जो है कुछ प्रमुख अक्षांश और अक्षांश वृत्त जो है इन कटिबंध को क्या कहते हैं हमने देख ही लिया है। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे देशांतर पे। थोड़ा इसे इरेज कर दें। तो देशांतर के बारे में अगर हम पढ़े तो पृथ्वी की सतह के समानांतर वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से मिलाती है, वो भूमध्य रेखा व अक्षांश रेखाओं के लंबवत जो रेखाएं होती हैं वो देशांतर रेखाएं कहलाती है। अब यहाँ पे देशांतर रेखाएं कैसे हैं, तो देखिए ये जो रेखाएं हैं ये उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से भी मिला रही हैं, और ये जो हमारी भूमध्य रेखा है इसके लंबवत भी है। तो ये सभी रेखाएं क्या होती हैं, ये सभी रेखाएं देशांतर रेखाएं। इनकी संख्या कितनी होती है, तो 360 होती है। अब आइए देशांतरों के बारे में पढ़ ले। भूमध्य रेखा पर देशांतर रेखाओं की दूरी 111.3 किलोमीटर होती है। ये जो भूमध्य रेखा है ये बीच से जो पृथ्वी को काटती है, तो यहाँ पे इन दोनों की बीच की दूरी जो है 111.3 होगी। और जैसे जैसे ये ध्रुवों की तरफ जाएगी क्या होती जाएगी, इनकी दूरियां जो है कम होती जाएंगी। आगे है 45 डिग्री अक्षांश पर दो अक्षांशों की मध्य की दूरी 79 किलोमीटर हो जाती है। 0 डिग्री अक्षांश रेखा के पूर्व व पश्चिम में 180 डिग्री देशांतर रेखाएं होती हैं। ये जो 0 डिग्री वाली है, ये बीच वाली, इसको हम 0 डिग्री देशांतर बोलते हैं। तो इसके इस साइड भी जो है 180 होंगी और इधर भी कितनी हो जाएंगी, 180 हो जाएंगी। तो इस तरह से टोटल कितनी हो जाएंगी, 360 हो जाएंगी। और ये जो 0 डिग्री की है ये 180 के लिए भी काम करेगी और इस साइड भी 180 के लिए ये काम करेगी। यानी कि ये जो 0 डिग्री की है, या तो पूर्व में होगी ना पश्चिम में होगी, मतलब ये एकदम फिक्स रहेगी। आगे है दो देशांतरों के मध्य दूरी तय करने में 4 मिनट का समय लगता है, वह 15 देशांतर पार करने में 60 मिनट का समय। यानी कि दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है 4 मिनट का समय लगता है और 15 देशांतर को पार करने में 60 मिनट का समय लगता है। दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र को गोरे या गौरे कहा जाता है। क्योंकि 1 डिग्री में 60 मिनट होता है तो 1 मिनट में 60 सेकेंड होता है। इस तरह से 1 डिग्री के अंतराल पर देशांतर रेखाएं निर्मित करेंगी तो 360 डिग्री मतलब 360 डिग्री का बनेगा। आगे देख लें, दो परस्पर विपरीत देशांतर पश्चिमी गोलार्ध व पूर्वी गोलार्ध को जोड़ने से एक ध्रुवीय वृत्त बनता है। इस ध्रुवीय वृत्त के दोनों देशांतरों का योग 180 होता है। यह ध्रुवीय वृत्त जो कि पूर्ण देशांतरी वृत्त होता है, वृहद वृत्त ग्रेट सर्किल कहलाता है। कौन सा, ये जो 0 डिग्री वाला होता है। आगे है विश्वित वृत्त, वह पूर्ण देशांतरी वृत्त के अलावा सभी अक्षांशों को एक लोक्सोड्रोम कहलाती है। इसे ही एक देश के 9 पथ कहा जाता है। यह रेखा वृत्त की वृहद वृत्त होती है। क्रोनोमीटर यंत्र की सहायता से ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान का देशांतर जान सकते हैं। किसी भी स्थान का देशांतर जानने के लिए हम कौन से जो है यंत्र का उपयोग करते हैं, तो हम क्रोनोमीटर का उपयोग करते हैं। इसको अंडरलाइन कर ले कि क्रोनोमीटर यंत्र का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। अब ग्रीनविच मध्याह्न रेखा, इसे भी हम देख लेते हैं। ग्रीनविच मध्याह्न रेखा के बारे में 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच देशांतर को लंदन की ग्रीनविच वेधशाला से होकर खींचा गया है। इसी रेखा के आधार पर विश्व का समय निर्धारित किया जाता है। ये जो 0 डिग्री की ये जो 0 डिग्री वाली रेखा है इसी को हम ग्रीनविच रेखा कहेंगे। ये जो हमारी 0 डिग्री की रेखा है, एक सेकेंड, इसी को हम ये वाली रेखा, इसी को हम कौन सी रेखा कहेंगे,
ग्रीनविच रेखा। और ये कहाँ, लंदन के जो है एक ग्रीनविच के वेधशाला से होकर के गुजरती है। जैसे जैसे 0 डिग्री देशांतर से पूर्व में चलते हैं तो समय आगे की ओर होता है और जाता है भारत का 23.5 डिग्री पूर्वी देशांतर का समय ग्रीनविच रेखा से 5 घंटे 30 मिनट आगे होता है। मतलब कि यहाँ पे जैसे अगर ये हमारी पृथ्वी है, ये 0 डिग्री का ग्रीनविच रेखा देशांतर है, और ये भारत का जो है, इसको मान लेते हैं कि ये भारत का जो है 82.5 डिग्री है, 82.5 डिग्री रेखा है। तो अब इसको ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, तो ये जो हमारा समय है, जब हम इस रेखा के पूर्व साइड में आएंगे तो समय क्या होगा, समय बढ़ेगा, समय जो है बढ़ता जाएगा। और जब पश्चिम में आएंगे तो समय क्या होगा, घटता जाएगा, घटता जाएगा। और ये जो ग्रीनविच रेखा है, इससे भारत का मानक समय 82.5 डिग्री जो है वो कितना आगे है, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। मतलब अगर अगर ग्रीनविच लंदन में जो है 2 बज रहे हैं तो भारत में कितना बजेगा, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें से जो है 5 घंटा और आगे बढ़ जाएंगे। यदि यहाँ पे जो है 2 बजे हैं दोपहर के, अब ग्रीनविच पे तो दोपहर के 2 बजे हैं, लेकिन भारत के मानक समय से अगर हम इसको निकालते हैं तो यहाँ पे ये कितने, 5:30 जोड़ देंगे तो 7:30 आएगा। यानी भारत में शाम के 7:30 बज रहे होंगे, तो ग्रीनविच पे क्या होगा, ग्रीनविच पे दोपहर के अभी 2 बज रहे होंगे। यानी भारत जो है 5:30 घंटे ग्रीनविच से आगे है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। विश्व में दिन की शुरुआत पूर्व में न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से मानी जाती है। इसको इसको अंडरलाइन कर लेते हैं कि दिन की शुरुआत जो है न्यूजीलैंड के ऑकलैंड से मानी जाती है। यही कारण है कि नववर्ष सर्वप्रथम यही मनाया जाता है। ग्रीनविच रेखा कहाँ कहाँ से होकर के गुजरती है, तो ग्रीनविच रेखा जो है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, अल्जीरिया, माली, टांगो, घाना, बुर्किना फासो व अंटार्कटिका से होकर के गुजरती है। ये तो हो गई हमारी ग्रीनविच रेखा। उसके बाद देशांतर रेखाएं अर्धवृत्ताकार होती हैं। देशांतर रेखाओं को मध्याह्न रेखा भी कहते हैं, क्योंकि इन पर स्थित सभी स्थानों में एक ही समय पर मध्याह्न दोपहर होता है। मतलब ग्रीनविच रेखा जो है या सभी जो देशांतर रेखाएं उन्हें मध्याह्न रेखा क्यों कहेंगे, क्योंकि जैसे ये रेखाएं हैं, सेकंड, जैसे जैसे ये हमारा पृथ्वी हो गई, अभी ये रेखा है ग्रीनविच रेखा और ये भारत की मानक समय रेखा है। तो यहाँ अगर 7:30 बजे है तो यहाँ भी 7:30 बजेगा, यहाँ भी 7:30 बजेगा। यहाँ शाम के 3 बज रहे हैं तो यहाँ भी 3 बजेगा, यहाँ भी। मतलब पूरी रेखा में एक ही टाइम जोन होगा, वो बदलेगा नहीं, एक ही समय रहेगा। आगे शून्य अक्षांश व शून्य अंश देशांतर मिलन, इन दोनों रेखाओं का मिलन अफ्रीका के पश्चिम भाग में स्थित गिनी की खाड़ी में होता है, जो कि अटलांटिक महासागर या अंध महासागर में स्थित है। अतः शून्य अक्षांश तथा शून्य अंश देशांतर अटलांटिक महासागर में स्थित है। अटलांटिक महासागर में कौन स्थित है, तो शून्य अंश अक्षांश और शून्य अंश देशांतर रेखाएं जो है यही अटलांटिक या अंध महासागर में क्या होती है, मिल जाती हैं। अब यहाँ पे मानक समय की गणना के बारे में दिया हुआ है। अभी गणना की विधि आप इससे पढ़ लीजिएगा, हम लोग इसके आगे चलते हैं। जैसे मानक समय जो है भारत का वो कितना, 5.5 घंटे जो है ग्रीनविच से आगे है। तो यहाँ पे है भारत का मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो कि इलाहाबाद के नैनी से होकर के गुजरता है। इस समय ग्रीनविच मीन टाइम जीएमटी में 5.5 घंटे आगे होती है। यह समय मतलब जो भारत की मानक समय है वो 5.5 घंटे आगे होती है। उसके बाद है नोट, ग्रीनविच से 180 डिग्री पूर्व तक पूर्वी गोलार्ध में 180 डिग्री पश्चिम तक पश्चिमी गोलार्ध कहलाता है। चूंकि पृथ्वी की आकृति गोलाकार है इसीलिए 360 से विभाजित किया जाता है।
एक अंश की दूरी को तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है, यानी 15 देशांतर को तय करने में 1 घंटे का समयांतराल लगता है। क्योंकि सूर्य जो है पृथ्वी के पूर्व से उदय होता है और पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर अपनी धुरी पर घूमती है। सूर्य जो है पूर्व से क्यों उदय होता है? क्योंकि पृथ्वी जो है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ घूमती है, यानी पृथ्वी कैसे घूमती है? एंटी क्लॉकवाइज घूमती है, पहले पश्चिम से पूर्व घूमती है, इसी कारण सूर्य जो है पूर्व से उदय होता हुआ दिखाई देता है। ध्रुवों पर सभी देशांतर एक दूसरे को काटती हैं, अतः ध्रुवों पर पृथ्वी पर समय विहीन स्थान है। क्यों? क्योंकि वहां पे सभी जो देशांतर रेखाएं हैं आपस में मिल जाती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, इसीलिए ध्रुवों को क्या कहते हैं? पृथ्वी पर समय विहीन स्थान। भूमध्य रेखा पर स्थित दिन की अवधि 12 घंटे 66.5 डिग्री अक्षांश पर 24 घंटे और ध्रुवों पर 6 महीने होती है। मतलब भूमध्य रेखा पर दिन की अवधि जो होती है, अवधि कैसे होती है? तो भूमध्य रेखा जो है, जैसे हम इसको यहाँ देखिए, ये हमारी पृथ्वी हो गई और ये हो गई भूमध्य रेखा। तो यहाँ पर जो है टाइम क्या रहेगा? ये भूमध्य रेखा है तो यहाँ पे 12 घंटे रहेगा, और यहाँ पे ये जो 66.5 डिग्री अक्षांश रेखा है यहाँ पे क्या हो जाएगा? 24 घंटे का हो जाएगा। और ध्रुवों पर जो है पर 6 महीने का टाइम पीरियड हो जाएगा, दिन की अवधि। यहाँ पे 12 घंटे मतलब दिन रहेगा, 66.5 डिग्री पे 24 घंटे का दिन रहेगा, और ध्रुवों पर तो 6 महीने का ही पूरा दिन हो जाता है, 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात। 15 डिग्री वृत्त को घंटा वृत्त आवर सर्कल कहते हैं। 180 देशांतर 0 घंटा 0 आवर या 0 घंटा कहलाता है। ध्रुव समय विहीन स्थान है। ध्रुव क्या है? टाइमलेस स्थान है, प्लेस है। 0 देशांतर से पूर्व जाने पर प्रति 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा समय लगता है, जो कि 180 देशांतर पर 12 घंटे हो जाता है। मतलब जब आप जो है 0 डिग्री देशांतर से पूर्व जाने पर जो 15 डिग्री देशांतर पर 1 घंटा का समय बढ़ता है, वो 180 देशांतर पर 12 घंटे हो जाता है। आगे है 0 डिग्री देशांतर से पश्चिम जाने पर प्रति 15 देशांतर पर 1 घंटा पीछे हो जाता है। मतलब 0 डिग्री से पश्चिम की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा में 15 देशांतर पीछे चले जाएंगे, और पूर्व की तरफ जाएंगे तो 1 घंटा में 15 जो है देशांतर आगे बढ़ जाएंगे। एक ही साथ किसी एक क्षण पूरे ग्लोब पृथ्वी पर 3 दिन होते हैं, जिसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का टेढ़ा मेढ़ा होना। रूस ने अपने टाइम जोन की संख्या 11 से घटाकर 2011 में 9 कर ली। मतलब सबसे ज्यादा टाइम जोन कहाँ था? तो रूस में था। तो रूस ने अपना टाइम जोन घटा करके अभी कितना कर लिया है? 11 कर लिया है। और 2011 मतलब 11 से घटा करके रूस ने अपना टाइम जोन जो है 2011 में 11 से घटा करके 9 कर ली। पहले 11 थी लेकिन उसको घटा करके फिर 9 कर लेते हैं। अब यहाँ पे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर स्थित ऐसी प्रतिबिंब रेखा जो कि 2 क्रमागत कैलेंडर दिनों को अलग अलग करती है, उसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है 2 कैलेंडरों को क्या करती है? अलग अलग करती है। 180 डिग्री देशांतर रेखा अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा है। यह ग्रीनविच इंग्लैंड के 180 डिग्री विपरीत दिशा में प्रशांत महासागर से होकर के गुजरती है। आगे है, जब कोई व्यक्ति पश्चिम से पूर्व की यात्रा करते हुए अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करता है तो उसे एक दिन का लाभ होता है। मतलब एक दिन घट जाता है, एक दिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पृथ्वी 24 घंटे में 360 देशांतर घूमती है, इसीलिए पृथ्वी की घूर्ण गति 15 अंश देशांतर प्रति घंटा होती है। मतलब 1 घंटे में 15 अंश घूम जाएगी, अर्थात 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट होता है। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पर नहीं होती है।
बेरिन जल डमरू मध्य अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा के समान है। रचना थी, उसके बारे में पढ़ लिया। अब इससे रिलेटेड कुछ जो है क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर इसको पृथ्वी पर एक अंश अंतराल पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं खींची जा सकती है। मतलब कि एक अंश अंतराल पे जो है हम कितनी रेखाएं खींच सकते हैं, ये हमें बताना है। तो कुल 108 रेखाएं खींचेंगे, 180 या 179 या 307। तो कुल जो है, एक मिनट, ये ऑप्शन थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे हो जाना चाहिए 181। 181, तो यही हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। जैसा हमने बताया ना, पृथ्वी पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो कुल 181 अक्षांश रेखाएं हैं। 80 जो है उत्तरी गोलार्ध, 90 उत्तरी गोलार्ध में है और 90 दक्षिणी गोलार्ध में, और ये एक हमारी 0 डिग्री की हो जाती है। तो टोटल मिला करके कितना हो जाएंगी, 181 अक्षांश रेखाएं हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत किस गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पे किस गोलार्ध में स्थित है, तो ये हमारी पूरी पृथ्वी हो गई और ये हमारा हो गया इंडिया। तो ये किस गोलार्ध में स्थित है, तो जनरली इसका जो ज्यादातर भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में है, तो हम इसको उत्तरी गोलार्ध में मानेंगे। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। आगे है, हमारे सौर मंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है। 7, 9, 8, 10। तो टोटल कितनी सौर मंडल में हमारे ग्रह हैं, टोटल जो है 8 ग्रह जो है हमारे सौर मंडल में है। कौन कौन से हैं देख लेते हैं इसको भी। तो सबसे पहले सूर्य है, तो सूर्य के पास कौन होता है, बुध। हमारा पिन क्यों नहीं चला, सबसे पहले बुध हो जाएगा, बुध, शुक्र, उसके बाद पृथ्वी, फिर मंगल, उसके बाद बृहस्पति, उसके बाद हो जाएगा शनि, उसके बाद अरुण और वरुण। ये टोटल हमारे ग्रह हो जाएंगे। पहले जो था 9 ग्रह होते थे, प्लूटो को भी लिया जाता था, लेकिन प्लूटो को 2006 में जो है हटा दिया गया। इसको प्लूटो को जो है 52 ग्रहों की श्रेणी में रख दिया गया। तो अब जो है हमारे सौर मंडल में टोटल 8 ग्रह बचे हैं। अगला है, दिन और रात कब बराबर होते हैं। 26 सितंबर 12 मार्च को, 23 मार्च और 23 सितंबर 12 मार्च और 23 सितंबर को, 12 मार्च और 30 सितंबर को, या फिर 23 मार्च और 12 सितंबर को। तो पृथ्वी पे दिन और रात जो बराबर होते हैं वो 12 मार्च और 23 सितंबर को होते हैं। दिन रात बराबर होने का क्या मतलब होता है, इसलिए मतलब वहां पे जो है दोनों ही ध्रुवों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में जो है 12 मार्च को दिन और रात बराबर हो जाएंगे, और यहाँ पे 23 दिसंबर को जो है सितंबर को जो है दक्षिणी गोलार्ध में दिन और रात क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। आगे, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। 5, 7, 9, 8। तो ये टोटल 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। कौन कौन से वो राज्य हैं, तो पहला राज्य जो है वो मान लेते हैं, 8 राज्य हैं। कौन कौन से हैं, गुजरात से गुजरती है, उसके बाद राजस्थान के बाद छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उसके बाद छत्तीसगढ़ से हो गया, फिर झारखंड से पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, और लास्ट में मिजोरम। इन 8 राज्यों से होकर के गुजरती है। भूमध्य रेखा और कर्क रेखा के बीच का जो बीच के क्षेत्र को क्या कहते हैं। जो भूमध्य रेखा है और कर्क रेखा, तो पहले हम इसको देख लेते हैं।
ये हो गई हमारी पृथ्वी, ये हो गई हमारी भूमध्य रेखा, और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में होती है। 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा होती है उसे हम कर्क रेखा बोलते हैं। तो ये भूमध्य रेखा और कर्क रेखा का ये जो बीच का क्षेत्र है इसको हम कौन सा क्षेत्र के नाम से जानते हैं? उष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतोष्णकटिबंधीय क्षेत्र, शीतकटिबंधीय क्षेत्र। तो इसको उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से जानते हैं। पहला ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसको उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और जब यही दक्षिणी गोलार्ध में होता है 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में, तो इसको भी जो है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ही कहते हैं। और 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के ये बीच का जो क्षेत्र होता है इसे शीतोष्ण, इसको इसको शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहेंगे। और लास्ट में ये वाला जो एरिया बच जाता है इसको उसको शीत क्षेत्र बोलेंगे। शीत कटिबंधीय क्षेत्र। उसी तरह यहाँ से मतलब 66.5 डिग्री और 23.5 डिग्री के बीच का जो क्षेत्र होगा इसको शीतोष्ण बोलेंगे। शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। और ये जो हमारा और ऊपर का एरिया बचेगा ये पूरा, ये कौन सा हो जाएगा? शीत कटिबंधीय क्षेत्र। इनको शीत कटिबंधीय क्षेत्र बोलेंगे। आगे देखते हैं, दिन और रात किस कारण होता है? मतलब पृथ्वी पे जो दिन और रात होता है, दिन और रात होने का क्या कारण होता है? सूर्य के उदय और अस्त होने के कारण दिन रात होता है, पृथ्वी के घूर्ण के कारण होता है, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो पृथ्वी के घूर्ण के कारण दिन रात होता है। घूर्ण करना मतलब पृथ्वी दो प्रकार की गति करती है, एक घूर्ण गति करती है और एक परिक्रमण गति। जैसे ये हो गया पृथ्वी का रास्ता, पाथ इसको बोलते हैं, ऑर्बिट, और ये हो गया सूर्य। तो पृथ्वी क्या होती है? अपने अंश पे इस तरह से रहती है, और जब ये अपने अक्ष पे घूमती है, इस तरह से अपने अक्ष पे जब घूमती है, तो जो सूर्य की तरफ का ये जो भाग है यहाँ दिन है, और जो ये पीछे का भाग है यहाँ रात है। जब ये दिन वाला भाग धीरे धीरे इस साइड आएगा और ये पीछे वाला भाग धीरे धीरे आगे आएगा तो दिन हो जाएगा। तो अपने अक्ष पे घूमने के कारण मतलब ध्रुवण गति के कारण। और परिक्रमण गति क्या होती है? जब यही पृथ्वी घूमते घूमते यहाँ से धीरे 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 इस तरह से सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाए, तो ये कौन सी गति हो जाती है? इसको परिक्रमण परिक्रमण गति बोलते हैं। परिक्रमण गति। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दो देशांतरों के मध्य दूरी तय करने में कितना समय लगता है? मतलब जो देशांतर, जैसे ये पृथ्वी है, ये हमारी देशांतर रेखा हो गई, ग्रीनविच रेखा, और ये एक देशांतर रेखा, ये एक देशांतर। तो इस तरह से ये जो देशांतर रेखाएं होती हैं, तो इनके एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक, मतलब इस रेखा से इस रेखा के बीच की जो दूरी है वो कैसे कितनी होती है उसको तय करने में कितना टाइम लगता है? तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर तक की जो रेखा तक की दूरी जो तय करने में कितना समय लगता है? तो टोटल जो है 4 मिनट का समय लगता है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्या कहलाती है? गौर देशांतर दूरी, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? मतलब अभी जैसे हमने बताया ना कि ये देशांतर रेखाएं हैं, तो इनके जो बीच की ये दूरी है, इन दूरियों को क्या कहेंगे? तो इन दूरियों को जो है हम गौर कहेंगे। पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से भारत का मानक समय रेखा क्या है? मतलब मानक देशांतर समय रेखा क्या कौन सा है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, 82.5 डिग्री पश्चिमी देशांतर, या फिर 82.5 डिग्री उत्तरी देशांतर, या 82.5 डिग्री दक्षिणी देशांतर। तो देखिए, इसको बताने के लिए तो ये हमारी हो गई पृथ्वी, और पृथ्वी का ज्यादातर जो भाग है वो उत्तरी गोलार्ध में ही रहता है, और ये होती है ग्रीनविच रेखा। तो अब ग्रीनविच रेखा क्या करती है? इसको दो भाग में बांट देती है, एक पूर्व का भाग और एक पश्चिम का भाग। तो भारत जो है वो पूर्व के भाग में होता है। 82.5 डिग्री यानी 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। आगे है, भारत का मानक समय रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरता है? तो ये तो हमने देख लिया क्वेश्चन, 8 राज्यों से होकर गुजरता है। आगे, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? सूर्य है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी है,
मंदाकिनी है या गैलेक्सी है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। प्रॉक्सिमा सेंचुरी जो है सूर्य का सबसे निकटतम तारा है। आगे है, कुछ तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो कौन हो जाएगा? आकाशगंगा, मंदाकिनी, सेंटेरस या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तारों को जो समूह होता है उसको या तो तारामंडल या फिर नक्षत्र मंडल बोलते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे है, सबसे नजदीक का ग्रह है कौन सा? यहाँ पे सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है कौन सा? बुध है, शुक्र है, पृथ्वी है, बृहस्पति है। तो सबसे नजदीक जो है बुध ग्रह होता है। सूर्य से नजदीक में अगर बात करें तो सबसे नजदीक होता है बुध, उसके बाद शुक्र, उसके बाद फिर हमारी पृथ्वी हो जाती है, फिर मंगल होता है, फिर बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण और लास्ट में वरुण। सबसे दूर का ग्रह वरुण होता है। आगे है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है के कारण? किसके कारण? नाभिकीय विखंडन के कारण, नाभिकीय संलयन के कारण, या फिर दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन इसको बोलते हैं, न्यूक्लियर फ्यूजन। इसमें क्या होता है, इसमें जो जैसे सूर्य है, सूर्य के जो अंदर का भाग होता है, इसमें ये पूरा हाइड्रोजन गैस होती है, और ये हाइड्रोजन क्या होती है? बहुत हल्की होती है, और ये हाइड्रोजन जो है रिएक्ट करती है आंतरिक भाग में, हाइड्रोजन रिएक्ट करके हीलियम बनाती है, और जब हीलियम बनाती है तो इससे क्या होता है? बहुत ज्यादा ऊर्जा निकलती है। तो इस कारण सूर्य में बहुत ज्यादा ऊर्जा होती है। आगे है, भूगोल का पिता किसे माना जाता है? जॉर्ज लेमेंटेयर को, हिकैटियस को, हेरोटोटस को, या इनमें से कोई नहीं। इसमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। हिकैटियस को जो है भूगोल का पिता माना जाता है। कुछ तारों के समूह को क्या कहते हैं? ये तो हमारा हो चुका है, तारामंडल या नक्षत्र। आगे देख लेते हैं, निम्नलिखित में से किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है? बुध को, शुक्र को, पृथ्वी को। तो शुक्र को, इसको सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि ये मतलब सूर्य जब अस्त होता है तो लंबे समय तक ये दिखाई देता रहता है, मतलब उदय होता है तब भी दिखाई देता है, और जब अस्त होता है तो सबसे पहले शुक्र ग्रह दिखाई देता है, इसलिए इसको भोर का तारा और सांझ का भी तारा कहते हैं। हमारा सौर मंडल की आकाश गंगा का भाग है। अच्छा, हमारा जो सौर मंडल है वो आकाश गंगा का कौन सा भाग है? एंड्रोमेडा का, मंदाकिनी का, प्रॉक्सिमा सेंचुरी का, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? तो इसमें हमारा जो है ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, मंदाकिनी, जिसको मिल्की वे भी बोलते हैं। आगे, महाविस्फोटक का सिद्धांत, बिग बैंग थ्योरी का संबंध निम्नलिखित में से इस घटना से जुड़ा है? मतलब किस घटना से? ब्रह्मांड की उत्पत्ति से, पर्वतों के निर्माण से, ज्वालामुखी के उद्गार से, या मिट्टी के निर्माण से। तो महाविस्फोटक का जो सिद्धांत है वो तो ब्रह्मांड के उत्पत्ति से संबंधित है, यानी ऑप्शन पहला करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब हम आपसे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू।